ये हमने सोचा नहीं था कि यासिन मलिक जैसा टेररिस्ट खुद अपने गुनाहों को कबूल करेगा। लेकिन कुछ तो बात है ना कहीं से सरकार की तरफ से भी, जो वहाँ पे जो लड़ रहे हैं कोर्ट में, जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी वो विल था, वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए, केस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया गया। बहरहाल अब ये जो हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है 32 साल से जो तड़प रही है इस आस में कि जो हमारी लोगों का जो कत्लेआम हुआ वहाँ पर, उनको कभी ना कभी उनकी आत्माओं को न्याय मिले। वहाँ का जो यूथ है, सबसे बड़ी बात है वो खड़े होकर इन जैसे टेररिस्टों से पल्ला झाड़ रहा है, और वो सब यूथ बोल रहे हैं कि उनका बचपन इस भ्रम में बीता है कि यही हमारे यही लोग हैं जो इनके हित को चाहते हैं। लेकिन अब 370 के बाद काफ़ी सारा वहाँ माहौल बदला है, और हम तो ये एक ऑब्वियसली प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम है, और धीरे धीरे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कश्मीर किस तरह से डेवलपमेंट को अपनाता है और कैसे वहाँ का यूथ खुद को सशक्त करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता या फिर हम कहें कि आतंकी यासिन मलिक ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है, और उसके साथ ही यासिन मलिक की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से कोई मामला यानी कि मुकदमा भी नहीं डाला जाएगा, याचिका भी नहीं डाली जाएगी इन सभी धाराओं के खिलाफ जो कि यासिन मलिक के ऊपर लगी हुई हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि पहले ही यासिन मलिक के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए साक्षी मटू जी मौजूद है, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, और इनसे भी पूछेंगे कि आज ये क्या बोलेंगी मैडम इस पूरे मामले को लेकर कि आज यासिन मलिक खुद ही अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं कोर्ट में। जी देखिए, ये तो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। कभी हमने सोचा नहीं था कि यासिन मलिक जो कश्मीरी पंडितों का गुनहगार है, जो हमारा कातिल है, वो ऐसे मोड़ पे आकर कभी ना कभी आकर अपने गुनाहों को कबूल करेगा एनआईए की कोर्ट में। बहरहाल अब ये जो हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है 32 साल से जो तड़प रही है इस आस में कि जो हमारी लोगों का जो कत्लेआम हुआ वहाँ पर, उनको कभी ना कभी उनकी आत्माओं को न्याय मिलेगा। और शायद ये उसी बात का असर है कहीं ना कहीं कि इसने अपने गुनाहों को कबूल किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब उसके तहत अब इस पर जो मुकदमा है वो चलेगा, और उसके तहत इसे सज़ा होगी और मिलनी भी चाहिए। 32 साल हो गए, और ये मेरे हिसाब से तो ये जो कश्मीर फाइल्स जो अभी फिल्म आई हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसे प्रोपोगंडा बोला, बीजेपी की साजिश बोली, और भी न जाने क्या क्या नाम इस फिल्म को दिए, जो कि हमारे जो 1990 का एक्सोडस है उसमें जो एक एक कहानी बताई गई है, दर्शाई गई है, वो 101% फैक्चुअली करेक्ट है। उसमें भी एक किरदार है जो बिट्टा का किरदार निभाया है चिन्मय जी ने। उसमें वो यासिन मलिक और बिट्टा कराटे, दो जो हमारे टेररिस्ट हैं कश्मीर के, उनका मेल करके उसको मिलाया गया। और आप ये एक सीन देखेंगे उसमें जहाँ पर जो पल्लवी जोशी जी ने जो किरदार निभाया है, उसमें एक फ़ोटो टंगी हुई है, और बहुत ही हंसते हुए उनकी एक फ़ोटो उसके लिविंग रूम में वहाँ पे सजाई गई है। जी, जैसा कि आपने कहा लास्ट में फ़िल्म के, तो ये जो फ़ोटो जो दर्शाया गया है ना, 32 साल तक यही तो त्रासदी थी कि हम ये जानते हुए कि ये हमारा कश्मीरी पंडितों का कातिल है, लेकिन इसे एक रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था, और ये पब्लिक स्टेजेस पे आता था, इसको कॉन्क्लेव्स में इन्वाइट किया जाता था। और हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं यूपीए टाइम के, मनमोहन सिंह जी, वो इसके साथ खड़े होकर एक ही स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसे गिफ्ट देते हैं, इस टेररिस्ट से हाथ मिलाते हैं। तो ये त्रासदी है उस 32 साल की, जो अब कहीं ना कहीं, अब जब इसने अपने गुनाहों को कबूल किया है, तो इट इज़ अ विंडिकेशन ऑफ द फैक्ट्स जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं। और ये मूव तो मतलब हमारे समाज के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि कहीं किसी कातिल को तो कम से कम सज़ा होगी। और जो 32 साल से जो हमारी जो वहाँ पे हमारी कम्युनिटी का कत्लो गारत किया गया, कम से कम जिन लोगों को इसने मारा, कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं, देखिए जो मर गए वो तो वापस आएंगे ना, और मारना एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस बर्बरता से उनका कत्ल हुआ
कहीं ना कहीं शायद अब उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हो रही होगी। मैम यहाँ पर ये भी बात है कि जहाँ एक तरफ यासिन मलिक की तरफ से अपने जुल्मों को कबूल किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि 19 तारीख को कोर्ट अब सज़ा सुनाएगा। वहीं ये भी चीज़ है कि किस तरीके से 2017 में यासिन मलिक ने भारतीय सेना के 4 जवानों को निहत्थे उनको मार दिया था। तो इस पूरे मामले पर अगर कार्रवाई की जाए तो कौन सी सज़ा दे सकती है कोर्ट? देखिए, ऐसे जो जालिम होते हैं इनके लिए तो सज़ाए मौत ही सही रहेगा। लेकिन हम ये मानते हैं, हम संविधान में, हम अपने जुडिशल सिस्टम में पूरा विश्वास रखते हैं और हमें पता है, हमें यकीन है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इस मुकाम पर आके अब हमें निराश नहीं करेगा। तो वैसे तो इस जैसे जो ये मॉन्स्टर है इसको तो सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए। बट अब कोर्ट की तरफ से अब जो भी फैसला आएगा, पहले हम उस पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या आएगा, उसके बाद ही हम उस पर कमेंट करेंगे। तो अभी तो इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू इवन से एनीथिंग। कुछ लोगों का कांग्रेस को लेकर अभी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो आतंकी अभी तक खुले घूमते थे और बस जेल में ही थे, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, आज अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतने सालों तक क्या किया था? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो यासिन मलिक जैसे टेररिस्ट थे, जब एक खुल्लम खुल्ला भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक स्टेज साझा करते थे, उनके साथ हाथ मिलाते थे, हंस हंस कर फ़ोटो खिंचवाते थे, तो ये जो कांग्रेस की जो ये राजनीतिक आइडियोलॉजी रही है, कहीं ना कहीं ये उन सब चीज़ों को दर्शाता है। कांग्रेस में तो कभी ये विल थी ही नहीं। अगर होती तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इतने कड़े फैसले, जो 370 को हटाया गया और उसके बाद आप देखिए एक के बाद एक कड़े फैसले वो देश हित में लेते जा रहे हैं। और ऐसे टेररिस्टों को भी सज़ा उस सरकार में मिलना तो नामुमकिन था, क्योंकि जो टेररिस्ट एक प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पे खुल्लम खुल्ला फ़ोटो खिंचवाते, आप उस सरकार से क्या उम्मीद रखें कि वो उन्हीं टेररिस्टों के खिलाफ याचिका दायर करेगी और उन्हें जो राइटफुल जो उनकी है ना, जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए वो दिलाती। तो ऐसा तो पहले मुमकिन ही नहीं था। ये सब विल पावर की बात होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात होती है, जिनकी रोटियां ही, राजनीतिक रोटियां ही इन चीज़ों पे सिकती थी, इन टेररिस्टों के बलबूते पे सिकती थी, तो वो क्या उन टेररिस्टों को जेल भेजते या उनके खिलाफ कोई ऐसा ठोस कदम उठाते। तो लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये बहुत ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यह जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसकी विल पावर को भी दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़े, देश हित में बहुत कड़े फैसले लिए हैं। वो फैसले लिए हैं अपने वोट बैंक की चिंता ना करते हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए। 370 देख लीजिए, और 370 जब हटने की बात सामने आई थी तो उससे पहले जो कश्मीर के लोकल राजनेता जैसे महबूबा मुफ्ती जी या उमर अब्दुल्ला जी, वो सब कहते थे कि अगर 370 हटा कभी तो यहाँ तिरंगा उठाने के लिए 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखिए 370 हटने के बाद जो कश्मीर का माहौल है, वहाँ की जो जनता है वो ये बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि 370 तो सिर्फ और सिर्फ जो जेब भरता था वो वहाँ के राजनेताओं की जेब भरता था, उनकी पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं उस 370 पे टिकी हुई थी। 370 हटा, उसके बाद आप देखिए जो भारत का संविधान है वहाँ लागू हुआ और उसके साथ ही वहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन कश्मीर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। कश्मीर के नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और कश्मीर के नौजवान खुद खुल्लम खुल्ला खड़े होकर डिनाउंस कर रहे हैं टेररिस्टों को, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि ये सब लोग, ये राजनेता और ये सब, ये जो पूरा कबाल था ना, ये उनको आगे करके अपनी फैमिलीज़ को सिक्योर करके वो सब गेम खेलता था। एक तो अपनी पॉलिटिक्स खेलता था और अपना जो ये पूरे भारत का जो ये पैसा आता था वो देखो अनअकाउंटेबल जाता था, कैग वहाँ लागू नहीं होता था। इतना पैसा भारत सरकार भेजती थी, लेकिन वो जाता कहाँ था? मुझे तो नहीं लगता कि आम जनता के पास पहुँचता था, कभी पहुँचा भी नहीं। अगर होता तो कश्मीर की 370 हटने तक की जो अगर आप हालत देखिए ना, डेवलपमेंट कितनी हुई थी। सिर्फ वहाँ के लोग पत्थर उठाते थे, वहाँ के लोग वो सब काम करते थे जो असंवैधानिक होते थे और जो राष्ट्रहित में कभी भी नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए जो वहाँ का सिनारियो चेंज हुआ है, वहाँ के यूथ को समझ आ रहा है और बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जो धीरे धीरे अब कश्मीर में खुल रही हैं और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूथ है वहाँ, अगर आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देखिए तो वहाँ का जो यूथ है, सबसे बड़ी बात है वो खड़े होकर इन जैसे टेररिस्टों से पल्ला झाड़ रहा है और वो सब यूथ बोल रहे हैं कि उनका बचपन इस भ्रम में बीता है कि यही हमारे
यही लोग हैं जो इनके हित को चाहते हैं। लेकिन अब 370 के बाद काफ़ी सारा वहाँ माहौल बदला है और हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही शांति का जो माहौल है ये आगे भी बना रहे और वहाँ डेवलपमेंट हो और वहाँ की यूथ से जो उनके भी 32 साल, देखिए हमारी कम्युनिटी के साथ तो त्रासदी हुई ही हुई, लेकिन आप देखिए जो 32 साल वहाँ भी वो जो लोकल्स रह रहे थे वो भी कौन से खुश थे। वो तो भारतीय सेना, भारत सरकार और वहाँ के जो एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज्म और जो मिलिटेंसी थी, जो टेररिस्टों के बीच, वो भी तो पिस रहे थे ना कहीं। अब जो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है भारत सरकार की तरफ से, तो ये एक ऑब्वियसली प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम है और धीरे धीरे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कश्मीर किस तरह से डेवलपमेंट को अपनाता है और कैसे वहाँ का यूथ खुद को सशक्त करता है। अभी कुछ देर पहले हमने बात की और आपने भी नाम लिया द कश्मीर फाइल्स का। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तमाम लोगों की फोटो यासिन मलिक के साथ डाली है और उन्होंने लिखा भी है कि यही कारण है जिसकी वजह से इन्होंने द कश्मीर फाइल्स के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि झूठी फिल्म है, प्रोपेगेंडा बनाया गया फिल्म को। इस बात पे क्या? एब्सोल्युटली, आप देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो उस सीन में एक पल्लवी जोशी जी का जो किरदार है वो सबको पता है कि जो अकेडमिया इंटेलिजेंसिया की जो ठेकेदार है अरुंधति रॉय, वो उनकी फ़ोटो है। आप देखिए अरुंधति रॉय जैसे ही लोग चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे थे कि कश्मीर फाइल्स कुछ नहीं बट एक प्रोपोगेंडा है। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, जो लोग इन लोगों के साथ उठते बैठते थे, जो लोग खुद ये मानते हैं, इनके साथ गिलानी के साथ उन्होंने स्टेज साझा किया और उस स्टेज पे बाकायदा बैठकर ये बोला है कि कश्मीर तो हिस्टोरिकली इंडिया का पार्ट है ही नहीं और इंडिया ने तो उसको ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किया गया। इन लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? ये देश हित की बात करेंगे और ऐसी फिल्म जो कि हमारे जेनोसाइड पर बनी, हमारे एक्सोडस पे बनी है, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल जो उस समय हुआ वहाँ पर उन रॉ फैक्ट्स को रॉ दिखाया है अपनी फिल्म में, तो ये उन लोगों का विरोध तो जाहिर ही था क्योंकि इनकी तो देखिए सब जो प्रोपेगेंडा की दुकानें वो तो एक झटके में बंद हो गई थी। यासिन मलिक के साथ तमाम और ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की बात कोर्ट की तरफ से की गई थी। अब जब से सरकार परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद मोदी सरकार है, तब आप चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, चीज़ें भी बदल रही हैं। आपका कोई उम्मीद है सरकार से कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा मोदी सरकार की तरफ? देखिए धीरे धीरे ही सही मोदी सरकार काफ़ी ठोस कदम उठा रही है। जैसा ये हमने सोचा नहीं था कि यासिन मलिक जैसा टेररिस्ट खुद अपने गुनाहों को कबूल करेगा, लेकिन कुछ तो बात है ना कहीं से सरकार की तरफ से भी जो वहाँ पे जो लड़ रहे हैं कोर्ट में, जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी वो विल था, वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए, केस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया गया। ऑब्वियसली जुडिशरी क्या देखती है, वो फैक्ट्स के आधार पे दे, वो इमोशंस के आधार पे कभी भी कोई फैसला नहीं देती है। तो वो फैक्ट्स सर्व किए गए, ये फैक्ट्स तो तब भी मौजूद थे, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। आप कभी भी यासिन मलिक की ये सब जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कश्मीर फाइल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो सब देखिए ना पब्लिक डोमेन में, वो इमेजेस, वो डिटेल्स, वो कॉन्क्लेव्स, इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में इनको बुलाया गया था एज ए स्पीकर। जस्ट टेल मी कि इससे ज़्यादा त्रासदी क्या होगी कि एक मर्डरर को आप एज ए स्पीकर इन्वाइट करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार में वो विल पावर, फैक्ट्स तो थे लेकिन विल पावर नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में जो ये राजनीतिक रोटियां सेकने का ये जो हमेशा से धंधा चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं ये गेम चेंज हुआ है 2014 के बाद। जो मोदी सरकार आई है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है सडनली, और चेंज धीरे धीरे एक्सेप्ट करना लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन्होंने किया है वो सब देख रहे हैं कि कितना सरकार देश हित में कितना काम कर रही है, डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। आज देखिए आप इंडेक्सेस देख लीजिए, 2014 से पहले भारत मतलब कोई भारत की ओर देखता भी नहीं था, आई मीन एक कॉलोनियल माइंडसेट से देखा जाता था। लेकिन आज देखिए हम एज ए ग्लोबल लीडर उभर कर आए हैं, तो ऑब्वियसली चेंज तो हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है और ये सब मुमकिन हुआ है एक आदमी की वजह से, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी।